अब तो सवाल आप यही है सोचे कि थे अगर अगर दिन में एक दिन पहले नोटिफाई हो जाता है, दूसरे दिन गिर क्या रहा है फिर? फिर क्या गिर रहा है? आज आपने नोटिफाई किया तो गिर क्या रहा है? न खाता न बही, जो मोदी जी कहें वही सही। इंडियन एक्सप्रेस इस सरकार के लिए वही भूमिका निभा रहा है जो इस वक्त प्रधानमंत्री के छोटे भाई निभा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर विपक्ष ने मीडिया को समझते हुए, उसकी हरकतों को समझते हुए, उसको भाव देना बंद कर दिया होता, तो भी क्या आज स्थिति यही होती? हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई? ज़िंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई? आजकल भारतीय लोकतंत्र और आजकल क्या पिछले लगभग 10-12 साल से आए दिन यही गीत कराहते हुए गाता है, क्योंकि हर कदम पर इसे कातिल मिल रहे हैं और वो कातिल कोई और नहीं बल्कि लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ ही है और वो है मीडिया। मीडिया कैसे गोदी मीडिया बना, इसको काफ़ी अंदर से देखने, जानने, समझने वाले देश के एक ऐसे पत्रकार जिन्होंने इस पर एक लंबी-चौड़ी पुस्तक भी लिखी और इस अपनी पुस्तक में उन्होंने कम से कम 80 पेज भारतीय मीडिया के नाम दिया है। तो बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका, दयाशंकर मिश्र जी हमारे साथ जुड़े नमस्कार, हुए हैं। नमस्कार अंबुज जी। सर अभी पिछले 48 घंटे में जो देश ने देखा है, मीडिया ने जो किया है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? एक बिल जो परिसीमन से संबंधित था, उसको महिला आरक्षण से जोड़कर बार-बार दिखाया जा रहा है। अब भाजपा के नेता झूठ बोलें तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर मीडिया उनसे भी आगे निकल के झूठ बोले, तो फिर आपने जो अब तक का एनालिसिस किया है पिछले 12 साल का मीडिया का और पिछले 48 घंटे में जो देखा है, इन सब को मिलाकर आप किस तरह से देखते हैं और देश की जनता से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए जो प्रतिबंधित है। मैं पूरी जिम्मेदारी, दर्शकों के विश्वास और भारतीय संविधान को हाजिर नाजिर मानकर ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय मीडिया आईटी सेल का एक्सटेंशन बन गया है। 2014 में जो काम शुरू हुआ, 2026 आते-आते वो एकदम पूरा हो चुका है। मतलब अगर हम मान के चलें कि मीडिया एक इमारत है, तो इमारत पर एक-एक करके पहले हमले हुए, फिर लोगों को लगा कि हमले बाहर से हो रहे हैं, सबको दिखाई दे रहे हैं, तो एक सुरंग बनाई गई। एक सुरंग बना करके पहले हुआ कि नींव में, जैसे कहा जाता है हमारे गाँव में कहते हैं कि नींव में मट्ठा डाल देना, जड़ों में मट्ठा डाल देना, तो मट्ठा जी, जी। डाला गया। फिर पता चला हुँ, कि उससे काम नहीं हो रहा है, तो फिर बुलडोज़र चला दिए गए। फिर ये हुआ कि अरे अभी भी काम नहीं हो रहा है, तो जबरन, जैसे गाँव में ठाकुरदार क्या करता है, अगर ठाकुर को किसी की ज़मीन चाहिए, तो ठाकुर क्या करेगा? कुआँ ठाकुर का, खेती ठाकुर की, सब ठाकुर का, लेकिन अगर किसी ने एक झोपड़ा बना ही लिया, तो क्या हुँ, करेगा ठाकुर? पहले भेजेगा आदमी। तो पहले आदमी भेजे गए 2014 में कि देखो जी, ये बात नहीं करनी है। फिर बात हो गई। फिर 2019 में लठैत भेजे गए, बुलडोज़र भेजे गए कि जी, ऐसे-ऐसे नहीं करना है। लेकिन ये सब बात के बाद भी लोग करते रहे। तो 2022 में ठाकुर ने पट्टे के कागज़ ले लिए और पट्टे के कागज़ लेके उन्होंने कहा कि अब एनडीटीवी किसी और का है, आपका नहीं है। और जी। उसके बाद 22 के बाद इतनी तेजी से काम हुआ कि आज हम और आप 26 में बात कर रहे हैं कि करोड़ों लोगों ने संसद की बहस देखी है अंबुज जी, टीवी पर जी। देखी है। यानी ये बिल्कुल लाइव जैसा है कि सब लोग हुँ, देख रहे हैं कि संविधान संशोधन बिल पर बहस हो रही है। और तो और छोड़िए, ओम बिड़ला कह रहे हैं कि संविधान हुँ, संशोधन बिल पर बहस हुई, ये बिल गिर गया। ये तो अध्यक्ष है हुँ। ना, अच्छा जो जो बीजेपी से ही जो आते हैं। वीडियो आ रही है, जो संसद टीवी की हाँ, बहस चल रही है, जो संसद दिख रहा टीवी है की जो सबको, बहस आ रही। वहाँ जी, पर भी बाकायदा टाइटल में लिखा है कि क्या है। इसके बाद हमने दर्शकों को दिखाया कि 2023 में कौन-सा बिल आया था, कैसे-कैसे पास हुआ, 20-21 सितंबर को कैसे राष्ट्रपति की मुहर लगी, आरक्षण बिल तब का पास हुआ है। और अभी पीआईबी ने एक रिपोर्ट दिया था कि गृहमंत्री ने किस मुद्दे पर सदन में जवाब दिया। वहाँ कहीं भी महिला आरक्षण का नाम नहीं है, हर जगह डिलिमिटेशन लिखा हुआ है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से पूरे भाजपा नेताओं ने, पूरी सरकार ने और पूरे मीडिया ने उसको गलत तरीके से प्रचारित किया है। बिल्कुल। आप देखें, जैसा आपने कहा कि पीआईबी ने बताया। अच्छा, सारे चैनल, ये जो संसद में बहस हो रही थी, संसद टीवी इसका प्रसारण करता है, लेकिन आप हुँ, देखें कि उसके छोटे-छोटे चंक सभी चैनल काटते हैं, दिन में अपनी जी। सुविधा अनुसार। हुँ, हुँ, प्रधानमंत्री बोलते हैं तब काटते हैं, ज़ाहिर है राहुल गांधी बोलते हैं तो नहीं काटते हैं, थोड़ा-थोड़ा हुँ, ही हुँ, काटेंगे। तब हुँ, देखते हैं कि कैसा काटना है। अंग्रेज़ी में राहुल गांधी बोलें तो दिक्कत है कि हिंदी के जो कथित बड़े चैनल हैं वो दिखा भी दें, लेकिन अगर
राहुल गांधी अंग्रेजी में बोले तो दिखा देते हैं, लेकिन अगर राहुल गांधी हिंदी में बोले तो बड़ा मुश्किल होता है, या प्रियंका गांधी बोले तो वो अपनी कभी कभी थोड़ा झलकी दिखाते हुए चलते हैं। तो ये कैसी, जिसको आंखों का काजल चुरा लेना कहते हैं, कि सबको पता है, देश को पता है, विदेश को पता है, अखबारों को पता है, एक आम नागरिक को पता है कि संविधान संशोधन बिल पर चर्चा हो रही है। अचानक से आप देखें कि एक हड़बड़ी मचती है कि क्या किया जाए। कुछ अखबारों में ये छपा भी वोटिंग के पहले कि सरकार के पास बिल्कुल संख्या नहीं है, सामने सामने दिख रहा था कि इसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए, जितने लोग उपस्थित हैं उसके भीतर। तो एक पहले तो कोशिश की गई कि जैसे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सांसद, उन्होंने शानदार भाषण भी दिया, लेकिन उनकी तरफ भी आप देखें कि प्रधानमंत्री जैसे एक बड़े ही लुभावनी भाषा में बोल रहे हैं कि उनकी तरफ उनकी मित्रता का जिक्र कर रहे हैं, बाकी लोगों से भी बात कर रहे हैं, और कभी व्यक्तिगत भी कर रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे कहने पर ऐसा कर लेते हैं, आपको क्रेडिट भी दे दूंगा। जो आदमी मरते हुए नागरिकों के को दिए जाने वाले वैक्सीन पर अपनी तस्वीर लगाता हो, वो आदमी कह रहा है कि मैं आपको आरक्षण बिल, महिला आरक्षण बिल का क्रेडिट दे दूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि क्या राजनीति है उनकी। तो ये तो हमारे यहाँ बातें एक कहावत है, जी जी, हमारे यहाँ एक कहावत है कि चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे हाँ बाप का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सारा मिजाज वही है, सारी बात वही है। जैसे हम लोग अब थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ठाकुर है, जमींदार है, उसने कहा कि मुझे ये चीज चाहिए, तो आप जितना विरोध करते जाएंगे और उससे कोई मतलब नहीं, उसने कहा कि उससे चाहिए। तो यहाँ पर ये मामला हुआ कि इन्होंने कहा कि हम 2 दिन का सत्र बुलाएंगे, 2 दिन में वोटिंग कराएंगे, और सबको आकर के, सबको पीले चावल दिए गए कि सबको आके हमारे पक्ष में मतदान करना है। अंबुज जी, आगे बढ़ने से पहले 2 चीजों का जिक्र मैं चाहता हूं करना। एक है, आप देखें कि हम जो है रूस की बात करते हैं, पेपर पर रूस में डेमोक्रेसी है। अगर आप गूगल में देखने जाएंगे, अगर आप एआई से पूछेंगे तो एआई और गूगल बताएंगे आपको कि रूस में लोकतंत्र है, चीन में भी लोकतंत्र है। हमारे दर्शकों को जानना चाहिए कि चीन में भी जो आप कहें कि जो वहां की संसद है, उसकी संख्या लगभग 3,000 के ऊपर है। माने काफी बड़ी तादाद है वहाँ जो लोग आते हैं, प्रतिनिधि, या सरल शब्द में कहिए कि जो नॉमिनेटेड लोग हैं, उनको एक सरल भाषा में मोटे तौर पर आप मान लीजिए कि सांसद बना दिया है, असेंबली में आपके पास है। उनकी संख्या बहुत बड़ी संख्या है, विशाल है, 3,000 के ऊपर है। सबको आके जो भी बिल सरकार लाती है चीन में, सबको आके यस कहना होता है। जिनपिंग कहते हैं कि ये करना है, सब लोग कहते हैं वी आर वेरी ग्लैड, एंड सबको ताली बजाने के लिए आते हैं। ताली बजाने के लिए आते हैं। मोदी जी चाहते थे कि सदन में सब लोग आए, और जो बिल 2023 में पास हो चुका है, जिस बिल पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, जो बिल आपने ही 16 अप्रैल को नोटिफाई किया है, आपकी गलती है ना कि 23 में बिल बना था, आप 16 में क्यों नोटिफाई कर रहे हैं? लेकिन अचानक से आपको याद आया कि अरे नोटिफाई तो हुआ नहीं है, तो आपने नोटिफाई किया, सबको बताया कि देखो भाई नोटिफाई हो गया है। उनको ये लगा, दरअसल प्रधानमंत्री भूल गए, उनको लगा कि हम कहीं ना कहीं, उनको उनके मन में आया कि यहाँ तो चीन और रूस जैसा नियंत्रण आ गया है कि यहाँ तो कहना है और सब लोग ताली बजाएंगे। वो भूल गए कि भारत में लोकतंत्र अभी बचा हुआ है, और बचा हुआ कैसे लोकतंत्र है? लोकतंत्र इसीलिए बचा हुआ है कि आपका कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरा नहीं हो पाया है, या विपक्ष मुक्त भारत का सपना पूरा नहीं हो पाया है। तो ये तो बिल्कुल आप देखें कि सीधे सीधे चोरी हुई कि हमने सब कुछ संविधान संशोधन बिल के नाम पर रखा, और कैसे फिर हम पलट गए। अब जब पलट गए, गिर गया, तो पहले सरकार के जो क्राइसिस मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं, उन्होंने थोड़ी बहुत दबे स्वर में ये बात कही थी। कुछ कुछ जगहों पर ये रिपोर्ट हुआ है कि ये कहा गया कि हम वापस ले लें, लेकिन मोदी जी को चूंकि अपनी भाषण शैली पर अभूतपूर्व भरोसा है, और बीजेपी को भी भरोसा भी है और डर भी है बीजेपी में कि कौन कहे, तो उन्होंने कहा कि जैसे वो कहते हैं कि मैं देख लूंगा, या सरल भाषा में ये भी कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि मैं भाई अपना टेलीविजन चैनल पर जाके मैं रो लूंगा, मैं अपने दिखा लूंगा। तो उनको इतना भरोसा है क्योंकि भारतीय जनता
आप देखें ना भारतीय जनता का मिजाज क्या है, यहाँ आपको बहुत आदमी कोई बहुत पीटे, मेरे ऊपर कोई आदमी बड़ा हमला कर दे और शाम को मेरे घर पे आके रोने लगे, तो मेरे ही मैं घर वाले कहेंगे कि अच्छा माफ कर एकदम दीजिए, इतना रो रहा है बेचारा। हुँ, ये मोदी भारतीय जनता के जनमानस को उन्होंने बहुत अच्छे से समझा है और जो भारतीय जनता की एक जो मजबूती थी, सदाशयता, हुँ, सहिष्णुता, उदारता, तो उसका उन्होंने अनुदार कामों के लिए इस्तेमाल किया है। इसी का इस्तेमाल उन्होंने पहले नोटबंदी के लिए किया, फिर लॉकडाउन के लिए किया और अब महिला आरक्षण बिल के लिए बात हो रही है। अच्छा और इसमें इसमें सर फिर आगे चलते हैं। जी, हाँ, जी, हाँ, जी। हाँ। नहीं, आप बोलिए, मैं मेरा बोल रहा था। मुख्य पॉइंट ये था कि भाजपा के नेता तो खासकर प्रधानमंत्री की बात करें तो उनका तो अब लोग मान के चलते हैं कि भाषण देने आ रहे हैं तो ज़्यादातर चीज़ें या तो झूठ बोलेंगे या फिर सच को घुमा-फिरा के बोलेंगे या तो थोड़ा-सा सच बोल के ज़्यादा-सा झूठ बोल देंगे, लपेट देंगे। लेकिन मीडिया का जो रोल था पिछले 48 घंटे में, उसको आपने किस रूप में देखा है? बिल्कुल, हमने वहीं से बात शुरू की थी कि मीडिया का रोल, मीडिया को दरअसल बहुत से लोग भूल जाते हैं कि ये मीडिया नरेंद्र मोदी का बनाया हुआ मीडिया है। मैंने आज ट्विटर पर भी लिखा भी कि प्रधानमंत्री के अखबार और अखबारों के प्रधानमंत्री और जी, प्रधानमंत्री के अखबार में प्रधानमंत्री से लदे हुए समाचार, समाचार हुँ, वाले अखबार। तो कुल मिलाकर के ये इसका निर्माण मोदी दिल्ली आने से पहले कर रहे थे और अब पूरी तरह से निर्माण कैसे हुआ कि सारे देश ने देखा, आपने बताया कि टेलीविजन पर देखा, सबने जी, प्रोग्राम बताए। ओम बिड़ला ने कहा कि भैया संविधान संशोधन बिल, अच्छा ओम बिड़ला का चेहरा भी आप देख सकते हैं, इतने दुखी थे, हमें लगा कि भाई खेल में अंपायर, हम लोग देखते हैं ना अंपायर निरापद होता है, अंपायर थोड़ी दुखी होता है कि भारत जीत रहा है कि उसमें अफ्रीका असर नहीं जीत होता रहा है। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। कौन, हाँ, लेकिन लेकिन ओम बिड़ला कितने दुखी मन से कह रहे हैं कि अभी गिर गया है। किरण रिजिजू उठ करके खड़े होते हैं और कहते हैं कि जी गिर गया है और हम क्या कर रहे हैं, हम इसको अब बाकी बिल भी बेकार हो गए, हम आगे नहीं इसको बढ़ाएंगे। सब ये चल रहा है, लेकिन मोदी के का भरोसा क्या है, बीजेपी की सरकार का भरोसा क्या है? बीजेपी सरकार का भरोसा है ये अखबार। अब ये अखबार आप देखें, इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि हुँ, अपोजिशन अड़ गया और बिल गिर गया। तो जी, मोदी सरकार का भरोसा विपक्ष, मोदी सरकार का भरोसा अखबारों पर है, मीडिया हुँ, चैनलों पर है, क्योंकि कुछ भी घट जाए, कुछ भी कह दें, लेकिन असल में सरकार जो चाहती है मीडिया वही दिखाता है। मैं लंबे समय से देश के नागरिकों से अनुरोध कर रहा हूं कि भारतीय मीडिया आईटी सेल का एक्सटेंशन है। मेरी किताब में भी इस पर बहुत बीजेपी विस्तार का से, हाँ, आईटी सेल मतलब बीजेपी की आईटी सेल, उसका एक्सटेंशन है। इसका क्या जी, मतलब है? एक्सटेंशन का मतलब ये है कि जो हुँ, सरकार कहती है मीडिया हुँ, उसी को लाता है। हुँ, सरकार ने कहा कि ये आरक्षण बिल है, तो हुँ, इंडियन एक्सप्रेस ने क्या लिखा, ये आरक्षण बिल है। दैनिक हुँ, भास्कर जो अपने आप को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अखबार कहता है, लगातार ये देख रहे हैं, अगर दर्शक हमारे देख पाएंगे, जी, मास्ट हेड जी, में इसका कलर बदल दिया है जब से ये हुँ, विशेष सत्र आया। यानी अखबार एक तरीके से जनता को तैयार कर रहा है कि ये आरक्षण बिल आ रहा है। दैनिक हुँ, भास्कर जो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अखबार कहता है, उसको बताना चाहिए था कि 2023 में क्या हुआ है। हमारे जी, पास पर्याप्त रूप से, आप भी अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं, मोदी जी का जी, अहमदाबाद में भव्य स्वागत हो रहा है। मोदी जी हुँ, जगह जगह भाषण देने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि नारी बंधन बिल जो है हमने पास किया है। तो 2023 में मोदी जी क्या कर रहे थे? और जब द्रौपदी मुर्मू जो देश की सम्मानित राष्ट्रपति हैं, जब वो उस पर हुँ, साइन हो रहे थे, उस पर उन्होंने साइन की, तो वो क्या था? और खुद जब 16 अप्रैल को सरकार ने नोटिफाई किया, तो वो तो कानून बन गया। बिल से भी हुँ, आगे की बात हो गई, बिल तो पीछे छूट जी, गया, जी, अब ये तो हुँ। कानून बन गया। अब तो सवाल आप यही है कि सोचेंगे कि अगर अगर दिन में 1 दिन पहले नोटिफ़ाई हो जाता है, दूसरे दिन गिर क्या रहा है फिर? फिर क्या गिर रहा है? आज आपने नोटिफाई किया तो गिर क्या रहा है? और क्या जी, इनकी कोई चर्चा नहीं कर रहा। और हुँ, आप देखें कि जो अखबारों की जो लाइन है, वो सरकार के साथ बिल्कुल इंटैक्ट है। और हुँ, आप इसके पहले लोगों का ध्यान नहीं गया, मैं तो लगातार ट्विटर पर लिख रहा हूं इस बात को। ये मैं जी। आपको दिखा रहा हूं इंडियन एक्सप्रेस, ये 17 अप्रैल का है। इंडियन तो सर एक्सप्रेस ने यहाँ पर मेरा एक मेरा तस्वीर सवाल छापी है। मेरा मेरा सवाल सर इंडियन एक्सप्रेस को लेकर ये है जी, कि जी, ये अंग्रेजी का अखबार जो खुद को इमरजेंसी का सबसे बड़ा क्रांतिकारी बताता था,
इमरजेंसी में उसने ब्लैंक पेपर छाप दिया और 50 साल बाद भी उसको याद दिलाता है कि देखो हमने इमरजेंसी में एक क्रांति किया था। अखबार की वो हिम्मत, वो ताकत, वो पत्रकारिता कहाँ चली गई और क्यों चली गई? कल इंडियन एक्सप्रेस ने जो किया है, जो आप दिखा रहे हैं, उसे आप किस रूप में देखते हैं? और इंडियन एक्सप्रेस के बारे में आपने काफ़ी विश्लेषण भी किया है। तो उन सारी चीज़ों को मैं चाहता हूँ बेहद कम शब्दों और आसान भाषा में दर्शकों को बताएँ। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस ने पहले जो हम बात कर लेते हैं कि कल क्या किया, तो जी, कल तो इंडियन एक्सप्रेस ने 17 तारीख को इंडियन एक्सप्रेस ने जो किया, वो जो मैं लगातार दोहरा रहा हूँ कि भारतीय मीडिया आईटी सेल का एक्सटेंशन है, इंडियन एक्सप्रेस कल उसके आगे निकल गया। कल हुँ, इंडियन एक्सप्रेस लगभग उसके आगे आगे ये निकल गया कि मुझे वो लाइन एडिट करनी पड़ रही है कि अब भारतीय मीडिया और आईटी सेल एक हैं, दोनों एक हो गए हैं, आत्मा और बीजेपी का शरीर वाला मुखपत्र बन मामला गया, आ गया है, ये दोनों भी का कहा जा सकता एकीकरण हो। जी, क्या कहा जा सकता है? है। इंडियन एक्सप्रेस बीजेपी का मुखपत्र बन गया। कह सकते हैं। और मैं कह रहा हूं एकीकरण हो गया आईटी सेल का और इंडियन एक्सप्रेस का, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ने ये लाइन ली और इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि अपोजिशन स्टैंड वुमेन बिल फॉल्स। तो ये तो बिल्कुल झूठ था और इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा। इंडियन एक्सप्रेस ने ऐसा क्यों किया? तो इंडियन एक्सप्रेस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस की दरअसल स्थापना हुई थी, लोग भूल जाते हैं, और इन दिनों तो भारत में एक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का एक चलन हो गया है। जैसे हमने बीमारी देखा होती कि है। आमिर खान की एक फिल्म आई थी गजनी, और उसमें हुँ, गजनी में नायक को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की बीमारी हो जाती है, वो भूल जाता है बड़ी जल्दी जल्दी और वो चीजों को नोट करके रखता है। तो इस वक्त नोट करने का तो चलन ही खत्म हो गया है। इस वक्त तो जी, ये है कि जो मोदी जी कह दें वही सब सही, ना खाता ना बही, जो मोदी जी कहें वही सही। तो इस वक्त तो यही चल रहा है। तो हुँ, हम बताना चाहेंगे दर्शकों को कि रामनाथ गोयनका जनसंघ के सदस्य थे। मैं मध्य प्रदेश से हूं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। और मध्य प्रदेश में मैं तो भोपाल में हमारा घर हुआ, भोपाल के पास में बड़ी खूबसूरत जगह है विदिशा। विदिशा से रामनाथ गोयनका साहब चुनाव लड़ते हैं, जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। और वो जनसंघ कह लीजिए या बाद में बीजेपी कह लीजिए, लेकिन मोटे तौर जी, पर एक विचारधारा है, वहां से विचार। आते हैं और वहां से हुँ, चुनाव लड़ते हैं। और वहां से इस बीच में अखबार पहले से ही चला आ रहा है, अखबार को धार मिलती है। मेरे एक बहुत ही कह लीजिए कि बड़े ही एक स्कॉलर मित्र हैं जिन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में ही नौकरी की। उन्होंने पूरी जिंदगी एक ही अखबार में नौकरी की, और हुँ, वो अक्सर जब हमारी उनसे बातचीत होती है तो वो ये बताते हैं कि जिन दिनों साहस की पत्रकारिता, इंडियन एक्सप्रेस का जो मास्ट हेड है उसमें लिखा हुआ है जर्नलिज्म जी, आप साहस। तो जर्नलिज़्म ऑफ पेरिस, जब हाँ माफ कीजिएगा, जर्नलिज्म आप करेज यानी साहस की पत्रकारिता। साहस की पत्रकारिता। तो जब साहस शब्द अपना अर्थ खो बैठे तो फिर पढ़ने वाले से थोड़ी बहुत गलती हो ही जाती है। तो ये जो साहस की पत्रकारिता थी, तो जी, आप सोचें कि वो बताते हैं मुझे इंडियन एक्सप्रेस के पूर्व जर्नलिस्ट की उन दिनों में चर्चा होती थी, लोग बात करते थे और गोयनका उन चर्चाओं में हुआ करते थे। तो गोयनका से लोग पूछते थे कि जिस तरीके की हम एग्रेसिव लाइन या कह लीजिए कि जिस तरीके का हम कंटेंट दे रहे हैं, जब हमारी सरकार आ जाएगी तो हम क्या करेंगे? तो गोयनका ने लंबे समय तक उन लोगों को तैयार किया, एक विरासत दी, और अब तो उनके पोते जो है इस वक्त चला रहे हैं मोटे तौर पर पूरा यानी संस्थान, वही जब चला जब रहे जब 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 कांग्रेस की सरकारें थीं, तब हैं। हाँ, और इस तनाव में थे कि जब अपनी सरकार आ जाएगी तब क्या करेंगे? हाँ, हाँ। जब कांग्रेस की सरकारें थी तो इस तनाव में चर्चा हुई कि भाई जब अपनी सरकार आ जाएगी तो क्या करेंगे? तो हुँ, गोयनका ने उनके लिए बकायदा उनको तब से दीक्षित किया था, और उस दीक्षा में सबसे बड़ी बात थी कि तब हम क्या करेंगे कि हमको अखबार तो निकालना है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा काम क्या है कि जब उस समय तो कांग्रेस सरकारें लंबे-लंबे समय तक थी, तो उनका काम था कि एक ऐसा वातावरण बनाया जाए, उन चीज़ों को हवा दी जाए, जिससे पढ़ने वाले को लगे कि ये बुनियादी मुद्दा है, लेकिन असल में तो उन चीज़ों को हवा देने का काम था, जिससे कांग्रेस की सरकारों का पतन सरकार होने एकदम में से कोई भूमिका निभा सके। और आप देखें 3 मौके आते हैं, एक बार जब आप देखें जनता दल की सरकार बनती है, नंबर 1, नंबर 2 फिर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं, और जी, नंबर 3 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। इंडियन एक्सप्रेस या भारतीय पत्रकारिता इन तीनों अवसरों पर अनुपस्थित रहती है। आप इंडियन एक्सप्रेस का आर्काइव देख लीजिए,
अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उसने कितनी रिपोर्ट की है और किस तरह की रिपोर्ट की है। चलिए, हम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की बात कर रहे थे, हम 2014 से आ जाएं। 2014 से 2026 तक इंडियन एक्सप्रेस ने एक भी ऐसी रिपोर्ट नहीं की है जो सरकार से सवाल करे। बीच बीच में वो चीजों का कंपाइलेशन तैयार कर लेते हैं, बीच बीच में खबरें इस तरीके से ले आते हैं जिनको नोम चौमस्की कहते हैं कि ऐसी खबरें बीच बीच में अखबार करते रहते हैं जिससे जनता को लगे कि सरकार पर इनका नियंत्रण है, यह खुद सरकार के पक्ष में है। इस तरीके से करना सरकार के पक्ष में है क्योंकि चेक एंड बैलेंस दिखता है, लोकतंत्र का भ्रम बना रहता है। तो इंडियन एक्सप्रेस ने, मैं बहुत दावे के साथ ये बात कहता हूं कि 2014 से लेकर के 2026 तक में इंडियन एक्सप्रेस की पूरी पत्रकारिता बदली हुई है। और मैंने तो लगातार, अभी मैं 4-5 उदाहरण आपको गिनाऊंगा, उन उदाहरणों के पहले एक बात बताना चाहता हूं कि फिर इंडियन एक्सप्रेस ने छापा क्या। जब हम ये बात कह रहे हैं कि इंडियन एक्सप्रेस ने वो पत्रकारिता नहीं की जो कांग्रेस सरकारों के दौरान वो करता है और हम सब उसे साहस की पत्रकारिता कहते हैं, तो इंडियन एक्सप्रेस ने क्या किया। इंडियन एक्सप्रेस ने हर उस वक्त, ध्यान दीजिएगा, इंडियन एक्सप्रेस ने हर उस वक्त जब सरकार मुश्किल में होती है या जब दो लोग जो सबसे जरूरी हैं जब मुश्किल में होते हैं, तो इंडियन एक्सप्रेस उनकी रक्षा करता है। तो एक अर्थ में इंडियन एक्सप्रेस इस सरकार के लिए वही भूमिका निभा रहा है जो इस वक्त प्रधानमंत्री के छोटे भाई निभा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस वही भूमिका निभा रहा है जो धीरेन्द्र शास्त्री निभा रहे हैं। हमारे दर्शकों को ये बात चौंका सकती है, मैं 2 उदाहरण दूंगा। पहला उदाहरण धीरेन्द्र शास्त्री का। धीरेन्द्र शास्त्री जब कुंभ में भगदड़ मची और सरकार के लिए मैनेज करना मुश्किल हो गया कि कैसे मैनेज करें, कि सबको हमने बुलाया था और लोग आके यहाँ भगदड़ मच गई और लोग मर गए, तो धीरेन्द्र शास्त्री खड़े होते हैं और कहते हैं कि जो मरने वाले हैं उनको मोक्ष मिलेगा, और वो पाइथागोरस प्रमेय की तरह सिद्ध कर देते हैं और लोग भूल जाते हैं कि टेलीविजन पर उन्होंने लोगों को मरते हुए देखा है। और क्योंकि कोई सवाल नहीं करता, धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं जी मोक्ष मिलेगा, और सब अखबार वाले कहते हैं मोक्ष मिलेगा, मोक्ष तो मिलेगा। अब धीरेन्द्र शास्त्री का जो काम है वो इंडियन एक्सप्रेस का काम कैसे है। अब बहुत ही संजीदा बात है, दर्शक ध्यान दें, जज लोया के प्रकरण पर मैं आ रहा हूं। जस्टिस लोया की हम सब जानते हैं संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत होती है, और उसका इशारा किसकी तरफ होता है, जो एविडेंस मिलते हैं उनका इशारा किसकी तरफ होता है। और इसी बीच में इंडियन एक्सप्रेस एक रिपोर्ट छापता है जिसमें वो देश के गृह मंत्री को क्लीन चिट दे देता है। ये काम इंडियन एक्सप्रेस ने किया है। अगर आप मुझसे पूछें कि इंडियन एक्सप्रेस ने कौन सी सबसे बड़ी खबर छापी है, तो वो खबर थी। उस खबर का ऐसा प्रभाव पड़ता है क्योंकि यहाँ जो साहस की पत्रकारिता लिखा है इसका असर दूर तक है। गांव देहात में आप लोग पूछ लें तो वो नहीं जानते कि इंडियन एक्सप्रेस हिंदी में है या अंग्रेजी में है, लेकिन एक जमाने तक लोग कहते रहे हैं कि इंडियन एक्सप्रेस बड़ा अखबार है भाई, लोगों के जनमानस में है। जैसे एक समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा, तो कहते थे कि बीबीसी की पत्रकारिता, जब तक वो नहीं आए थे दिल्ली नहीं आए थे, जब तक गुजरात दंगे नहीं हुए थे, तो वो बीबीसी की पत्रकारिता की बात करते थे क्योंकि बीबीसी की पत्रकारिता, हाँ, फिर तो बात पलट गई और छापे पड़ने लगे। तो जो काम धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं, असल में इंडियन एक्सप्रेस वही काम कर रहा है, लेकिन चूंकि धीरेन्द्र शास्त्री के पास वो संवाद की शैली नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, वो आधुनिक शिक्षा नहीं है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकारों के पास वो शिक्षा है, और वो अपनी तमाम जो धीरेन्द्र शास्त्री जो चूकें करते हैं, जो बेवकूफियां करते हैं, इंडियन एक्सप्रेस उन सबको संभालता है और मतलब वही भूमिका दोनों का काम एक ही है, तरीका अलग है। दोनों का काम एक है और तरीका अलग है। तो अब चलते हैं कुछ उदाहरणों के पास और देखते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस क्या कर रहा है। तो पहली खबर मैं जो दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को, कि मैं, अब चूंकि समय हमारे पास कम है तो मैं चुनिंदा 4 या 5 उदाहरण आपके सामने रखूंगा जिससे दर्शक खुद ये समझें कि इंडियन एक्सप्रेस क्या करता है। और आप देखें उसमें पहला उदाहरण है कि इंडियन एक्सप्रेस का जो संपादकीय पेज है वो क्या छापता है। संपादकीय पेज जब इंडियन एक्सप्रेस कुछ छापता है तो वो कई जगहों पर जाता है, लोग उसका अनुवाद करके अलग अलग जगहों पर छापते हैं,
बताते हैं, दिखाते हैं। और हुँ, राम माधव को लोग जानते होंगे। राम माधव बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आरएसएस जी, के विचारक कहे जाते हैं, प्रचारक कहे जाते हैं, सब कुछ कहे जाते हैं आरएसएस के। तो हुँ, आरएसएस के विचारक, प्रचारक राम माधव एक लेख लिखते हैं और ये लेख छपा था 31 जनवरी को। हम सब जी, जानते हैं कि 31 जनवरी को ही गांधी के सीने में 3 गोलियां उतारी गई थी। इंडियन एक्सप्रेस में जो 31 जनवरी को लेख छपा, उसमें आरएसएस विचारक, प्रचारक राम माधव ने बताया कि गांधी जी की हत्या के पीछे कारण सही थे। आप हुँ। कल्पना कर सकते हैं, गांधी जी की हत्या को जायज ठहरा रहे हैं। मैंने एक तो एक ट्विटर तो पर एक ये तो बात लिखी। गांधी जी की हत्या को जायज़ ठहराना और दूसरा एक इतने बड़े अखबार को का छाप देना, हाँ, ये दोनों चीज़ें। अगर ये किसी हिंदी अखबार में छपा होता, तो लोग इसको खारिज कर देते कि कम पढ़ा जी। लिखा आदमी है, नहीं जानता है, इतिहास हुँ, नहीं पढ़ा है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में छप रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के संपादक साल में एक बार नया नया कोट पहन करके आते हैं, सजीला सा हुँ, कोट पहनते हैं, बहुत ही हुँ, खूबसूरत कोट है, टोपी भी बड़ी खूबसूरत लगाते हैं। हुँ। और और बातें भी बड़ी अ, अच्छी करते हैं। बातें, उनकी अंग्रेजी भी हम लोगों से तो कई गुना अच्छी है, उनके कोट भी अच्छा है, उनकी टोपी भी अच्छी है, उनके पास हुँ, बाल भी बहुत खूबसूरत हैं। हम लोगों का तो सब उड़ गया, हम लोगों के पास कुछ नहीं बचा। जी, नौकरी भी चली गई, कोट भी नहीं है, टोपी भी नहीं है, बाल भी नहीं है। ऐसा हुँ, आदमी जब आके एक आप कहें कि शशि थरूर, लगभग शशि थरूर की तरह से भाषा में बात करता है, तो लोगों को हुँ, लगता है कि पत्रकारिता है। और वो फिर हुँ, कहता है कि हम साहस की पत्रकारिता कर रहे हैं। तो ये जो हुँ, लफ़बाज़ी है, हुँ, यही मीडिया में बची है। लफ़बाज़ी करना, ऐसे जी, खूबसूरत शब्दों का इस्तेमाल करना और लोगों हुँ, को तालियां बजाना। लेकिन क्या कभी इंडियन एक्सप्रेस के संपादक राजकमल झा बता पाएंगे कि ऐसा ऐसा लेख कैसे छप गया? मैं आपको एक बात और बता दूं दर्शकों को, अखबारों में जी, जब गलतियां होती हैं समाचार की, तो ये माना हुँ, जाता है कि ये समाचार की गलती है, जल्दबाजी में हो गई होगी, जल्दबाजी में हुँ, ये गड़बड़ी हो गई होगी किसी तरीके से, कोई बात नहीं। लेकिन जी, जी, संपादकीय पेज वो एक दिन में नहीं छपता है। और ये हुँ, जिस पेज पर लेख छपा अंबुज जी, ये तो जी, ओपेड पेज है ना, और विस्तृत पेज है। संपादकीय हुँ, पेज के समानांतर जो पेज छपता है, उसमें ये हुँ, लेख छपा, यानी बड़े शोध के बाद, रिसर्च के बाद आता है। इंडियन हुँ, एक्सप्रेस में ऐसे लेख पिछले 2014 के बाद से लगातार छप रहे हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि राम माधव जैसे अनेक लोगों को कॉलमिस्ट बनाने का काम इंडियन एक्सप्रेस ने किया। मन यानी चाहे इंडियन लेख। एक्सप्रेस लगातार बीजेपी आरएसएस की जो विचारधारा है उसका प्रसार कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल वही विचार। तो जी, जी, इंडियन एक्सप्रेस के दूसरे उदाहरण पर मैं आ रहा हूँ। जी, इंडियन एक्सप्रेस ने जून के हर साल जून में अ, इंडियन एक्सप्रेस क्या करता है कि इस तरीके से एक कॉलम शुरू करता है। हमारे हुँ, दर्शकों को कुछ दिख पा रहा होगा शायद। तो इसमें हुँ, वो जो उन्होंने खाली स्पेस छोड़ा था, वो लिखता है। तो इंडियन इमरजेंसी में। एक्सप्रेस बताता है कि द ब्लैंक एडिटोरियल इन इंडियन एक्सप्रेस आफ्टर द ड्यूरिंग टाइम ऑफ द इमरजेंसी, ऐसे करके वो हुँ, हुँ, दर्शकों को याद दिलाता रहता है कि कैसे इमरजेंसी के समय हमने क्या हुँ, किया था। जी, जी, बहुत अच्छा काम किया था। हुँ, इमरजेंसी के समय अगर कोई अखबार उठ करके खड़ा हुआ था, तो बहुत अच्छी बात है। हमारा सवाल हुँ, ये है कि जो अखबार इमरजेंसी के समय उठ करके खड़ा हुआ था, वो 2014 के बाद से 2026 तक कहाँ चला गया? वो कैसी कुंभकर्णी नींद में सो गया? वो कहाँ, उसको क्या हो गया? क्या उसने ये मान लिया कि अब हम नहीं बोलेंगे? अगर नहीं हुँ, बोलेंगे तो उसको घोषणा करनी चाहिए, जी, या उसको साफ-साफ अपना स्टैंड बताना चाहिए? तो अब ये कैसी पत्रकारिता है कि वो हुँ, एक किसी अन्याय पर रिपोर्ट का दावा करता है और लगातार अनवरत अन्याय पर वह अखबार चुप हो जाता है। और एक बड़ी विडंबना है अंबुज जी कि इस देश जी, में चाहे किसी भी पार्टी के नेता हों, खराब हुँ, बात कह रहा हूं, कड़वी बात कह रहा हूं, सारी पार्टी के नेता इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखने वालों में देश के जाने माने लेखक, चिंतक, विचारक हैं। यहीं पर मेरी असहमति है कि जब तक हुँ। ये लोग विरोध नहीं करेंगे, इंडियन एक्सप्रेस उनके नाम का दोहन कर रहा है। तो सर मैं अगला सवाल आपसे यही करने वाला था कि गोदी मीडिया को प्रासंगिक बनाने में विपक्ष का क्या रोल है?
पिछले लोकसभा चुनाव से पहले हमने देखा कि कुछ चैनलों के जो एंकर हैं, जिन्हें मैं लपटझंडिस कहता हूँ, उनका बायकॉट करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने और कुछ अन्य पार्टियों ने भी कहा था कि हम बायकॉट करेंगे, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। और सबसे ज़्यादा समझने वाली बात ये है कि कांग्रेस इन चीज़ों में विफल नज़र आती है। तो और उसके साथ-साथ बाकी विपक्षी दल भी वैसे ही हैं, बार-बार गोदी मीडिया वाले उनको जलील करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते, उनका माइक ऑफ कर देते, उनके बारे में गलत फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, फिर भी बार-बार वहीं घूम कर जाना। तो इसे आप किस रूप में देखते हैं? किस तरीके से विपक्ष ने गोदी मीडिया को कहीं न कहीं प्रासंगिक बनाए रखा है? देखिए, इस पर तो मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ टिप्पणी करने के लिए, क्योंकि एक पार्टी की बात है, तो इस पर तो कांग्रेस के साथी नहीं सर, कुछ बात बोलें तो बात बात पार्टी की नहीं है। मैं आपसे ये हुँ, जानना चाहता हूँ कि हुँ, अगर विपक्ष ने मीडिया को समझते हुए, उसकी हरकतों को समझते हुए, उसको भाव देना बंद कर दिया होता, तो भी क्या आज स्थिति यही होती? हाँ, बिल्कुल। तो हम एक विश्लेषक के तौर पर हम इसको बात करते हैं कि ऐसा है। जी। ज़ाहिर तौर पर कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, तो हुँ, सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी की बात उसकी उसमें आती है। इससे जी, भी हमें पता चलता है कि कांग्रेस को लेकर कितना डर है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री ने 29 मिनट के अपने भाषण में संभवतः 58 बार कांग्रेस का नाम लिया है, तो ज़ाहिर है कि कांग्रेस कैसे दिमाग में है। अब आपके अच्छा, अच्छा। सवाल पर आते हैं। मैंने तो 39 गिना था, शायद गिनने में अच्छा। गलती हो गई हो। हाँ, क्योंकि आज जो है कांग्रेस की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसमें अच्छा। 58 बार का ज़िक्र किया गया, इसलिए मैंने वो आंकड़ा लिया। तो हुँ, मैं, अगर आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखें एक व्यक्तिगत लेखक, रिसर्चर, जी, पत्रकार की दृष्टि से, हुँ। तो और मैं ये यूट्यूब पर बात आपका जो चैनल है सर, उसपे आप अक्सर गोदी मीडिया के बारे में बात करते रहते हैं। जी, 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 बिल्कुल। तो उसी दृष्टि से हम बात करें तो, और मैं यूट्यूब पर भी और अपने ट्विटर अकाउंट पर भी जो बात कहता हूँ, वही यहाँ दोहराता हूँ। मेरा बहुत जी, स्पष्ट मामला मानना है अंबुज जी, कि जब हुँ, तक विपक्ष एकजुट होकर एक आवाज़ में गोदी मीडिया का पूर्ण बहिष्कार नहीं करेगा, तब तक आप ये लड़ाई नहीं जीत सकते। ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई हुँ, कांग्रेस की नहीं है, बीजेपी की नहीं है। ये लड़ाई है कि क्या संविधान और लोकतंत्र सर्वोपरि हैं? अगर वो हुँ, सर्वोपरि हैं, अगर वो हुँ, मुद्दा सबसे पहले है, तो जी, सबको उसके लिए कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। हुँ, विपक्ष को ये मानना चाहिए कि उसकी मौजूदगी गोदी मीडिया को क्रेडेंशियल देती है, मान्यता देती है। आप जी, कल्पना बिल्कुल। करके मेरा सवाल देखिए। यही था कि जब वो जाते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ, सुनना है, सुनना गोदी है। मीडिया को अब देखना है। मैं ऐसे देखता हूँ कि मान लीजिए एक शो है, किसी का नाम लेना ठीक नहीं है एंकर का, लेकिन हुँ, सारे चैनलों को मिला लें कि उसमें एक चैनल है, उसमें एक एंकर है, उसमें एक विशेषज्ञ है जो बीजेपी का ही विशेषज्ञ है, और एक हुँ, बीजेपी का प्रवक्ता है। 3 लोग तो ये हो गए। कई हुँ, बार आप देखें कि एक रिपोर्टर भी होता है, वो भी बीजेपी की ही बात करता हुँ, है, और उन सब के सामने 4 लोगों के सामने एक व्यक्ति होता है जो या तो विपक्षी, कांग्रेस का है, या मोटे तौर पर वो कांग्रेस के ही हैं या दूसरे किसी जी, दल के हैं। तो ये अनुपात ही गड़बड़ है। अब हुँ। है क्या, कल्पना करके देखिए कि अगर वहाँ पर कांग्रेस का कोई प्रवक्ता नहीं है या एक विपक्ष एक का चीज़ कोई सर नेता आपने छोड़ दिया, एक चीज़ इसमें छूट गई, वो जो जी, जी, जी। माइक है वो भी बीजेपी का है, हाँ, हाँ, माइक भी बीजेपी का है, बिल्कुल। वो बहुत ही भी अच्छा ऑन आपने ऑफ जोड़ा। होता रहता है। तो वो भी ऑन ऑफ होता रहता है। तो आप देखें कि मोटे तौर पर 5 बीजेपी के या सरकार के प्रतिनिधि हैं, और उसके सामने एक व्यक्ति है जो कि कांग्रेस का है। तो ये तो जी, कोई किसी भी चर्चा के लिए कोरम नहीं हुआ ना। हुँ, आप विपक्ष को रखते ही इसलिए हैं क्योंकि कल्पना कीजिए अगर विपक्ष का व्यक्ति नहीं है, तो आप चर्चा क्या करेंगे? अच्छा आप क्या एक ही करें? दूसरे को क्या बात करेंगे? जी, तो जी, आप उसको रखते इसलिए हैं ताकि हुँ, आप उसको मान्यता दिलवा सकें। उसको सार्थक तो बना सकें। मेरे जी, कहने का मतलब ये है कि विपक्ष वहाँ पर कहीं न कहीं एक तरह से अनजाने में वो हुँ, उन अपने गोदी चैनलों को मान्यता दे रहा है, जो बिल्कुल, खुद विपक्ष का ही सबसे बड़ा नुकसान करते हैं। शायद बिल्कुल, विपक्ष को ये समझना चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा इस देश में एक ऐतिहासिक और एक क्रांतिकारी यात्रा थी। मेरी किताब में काफ़ी विस्तार हुँ, से उस पर बातें हैं भी। हुँ, आप देखें कि वो यात्रा बिना गोदी मीडिया के सफल हुई। तो जब जी, भारत जोड़ो जैसी यात्रा जो इतने लंबे समय तक चलती है, लगभग पूरा देश कवर करती है, और उसके माध्यम से राहुल गांधी जो संदेश देना चाहते हैं, वो साफ-साफ हमें सुनाई देता है। लोकसभा के जी, परिणामों में हमें हुँ, इतना मुश्किल है, मतलब जो काम कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद लोकसभा में किया वो ऐतिहासिक है। जी, मतलब 50 से कम सीटों में
के बाद उसको डबल कर लेना, ये 200 को 400 कर लेने से बहुत मुश्किल काम, बहुत ही मुश्किल काम। तो अब सवाल ये है कि क्या विपक्ष इस बात को समझेगा कि हमें जरूरत क्या है? मैं कहता हूं जरूरत क्या है? आपको कोई जरूरत नहीं है किसी भी, ना कल तक की, ना परसों तक की, ना 19 नेटवर्क की, ना जेड नेटवर्क की, ना वाई नेटवर्क की, किसी की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है कि आप स्वतंत्र, जैसे आप जैसे लोग हैं, स्वतंत्र मीडिया के पास वो अपना उनके प्रवक्ता जाएं, उनके अपने यूट्यूब चैनल हैं, वहां पर वो बात रखें। क्योंकि जो गोदी मीडिया है ये पूरी तरह से 100% सरकार से नियंत्रित है। और एक अखबार जिसके बारे में हमने लगातार बात की, जो साहस की पत्रकारिता का दावा करता है, बकायदा लिख करके दावा करता है, किस तरह से एक्सपोज हो गए, हमने उसको देखा कि जब वो 18 तारीख का कवरेज लेकर के आया तो कैसे वो एक्सपोज हो गया। अब इसके बाद और क्या प्रमाण चाहिए आपको, और क्या प्रमाण आप देखेंगे? दूसरी बात, ये बात हुई कि टीवी चैनलों के प्रवक्ताओं की। अब मैं बात करता हूं अखबारों में कौन लोग लिख रहे हैं। इसी इंडियन एक्सप्रेस में विपक्ष के नेताओं के लेख भी तो छप रहे हैं, नाम लेना ठीक नहीं है, सब जानते हैं। इसमें राजद से लेकर के और कांग्रेस से लेकर के और एनसीपी से लेकर के टीएमसी से लेकर के सारे नेताओं के लेख इस अखबार में छपते हैं। बिल्कुल, तो मैंने वही, मेरा सवाल ही वही था कि जिस तरीके से मीडिया में चूंकि दिखता है, चेहरा दिखता है, यहाँ खाली नाम छपता है, तो वहां पर भी विपक्ष मान्यता दे रहा है और यहाँ पर भी विपक्ष मान्यता दे रहा है। जैसा और ये मीडिया बड़ी चालाकी से मान्यता ले रहा है, मान्यता ले रहा है। इसको क्या कहेंगे? गोदी मीडिया की इसको मैं कहता हूं कि ये मीडिया का चक्रव्यूह है, जो स्पॉन्सर्ड बाय बीजेपी है, जो स्पॉन्सर्ड बाय मोदी सरकार है। लेकिन ये चक्रव्यूह मीडिया ने रचा है, इसको स्पॉन्सर सरकार कर रही है। और आप देखें कि वो लेख अगर ना छपे तो इसमें राम माधव को कौन पढ़ेगा? लेकिन अगर इसमें जब हम पढ़ रहे हैं कि नेताओं के लेख छप रहे हैं, मतलब इसमें मनोज झा जैसे व्यक्ति लिख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में योगेंद्र यादव साहब जैसे लोग लिख रहे हैं, तो जो मनोज झा साहब को पढ़ रहे हैं, जो कि एक प्रोफेसर हैं, और मेरे ख्याल से नेहरू पर जो बात, जिस तरह से, जिस दीवानगी से, जिस कंपैशन से मनोज झा साहब बोलते हैं, वैसा दूसरा कोई सांसद नजर आना बड़ा मुश्किल है, दोनों सदनों को मिला ले तो भी। तो जब मनोज झा को लोग देखते हुए बोलते हैं, पढ़ते हैं और वो लिखते हैं इसमें, और इसी में आपको देखते हैं कि योगेंद्र यादव साहब बोलते हैं, तो जो एक सामान्य आदमी है ना, वो कंफ्यूज हो जाता है, वो सोचता है अरे जब एक्सप्रेस में ये लोग लिख रहे हैं, जो दूसरी वाली खबर है, वो जो गांधी हत्या को वाजिब ठहराने वाली खबर है, वो भी सही हो सकती है। वो भी सही है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से आपने जोड़ा कि जब इसमें योगेंद्र यादव लिख रहे हैं और मैं दयाशंकर मिश्र उनका लेख ट्विटर पर, या आप अंबुज जी लिखते हैं कि पढ़िए, आप बताइए, तो सामान्य आदमी सोचता है कि दयाशंकर या अंबुज जी तो बायस हैं, क्योंकि ये बोलते हैं एक दिन, जिस दिन इनके जो है इनके जानने वाले लोग हैं, जिनको ये पसंद करते हैं, उनका लेख वो बोलते हैं कि एक्सप्रेस में पढ़िए, और जिसको नहीं पसंद करते हैं उसको कहते हैं कि मत पढ़िए। ये अच्छा, मैं थोड़ी देर पहले यही बात सोच रहा था कि मैं अक्सर अपनी वीडियो में कभी सीईसी का लेख है, कभी किसी रिटायर्ड जज का है, कहीं कुछ है, तो इन चीजों को मैं शामिल करता हूँ। तो दर्शक भी ये कंफ्यूज है कि खुद कभी कभी इंडियन एक्सप्रेस की खबरों को लेकर वीडियो बनाते हैं और खुद आज इंडियन एक्सप्रेस की पोल खोल रहे हैं। तो इसीलिए हमें उसमें हमारे दर्शकों को ये जानना चाहिए कि अखबार तो एक बेसिक सोर्स है, तो हमारे सामने तो मजबूरी है, क्योंकि अखबार के पास इतने संसाधन हैं। दर्शकों को जानना चाहिए कि ये जो अखबार हैं, जो सारा पुलिंदा आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, तो जो ये 7, 8, 10 अखबार रोज हम लेते हैं या पढ़ते हैं और आप तक चीजें पहुंचाते हैं, तो आप ये समझने की कोशिश करें कि इनको सारे संसाधन मिले हुए हैं, इनकी जिम्मेदारी है, इनका दायित्व है कि ये सारी खबरें आपके सामने रखें। तो जब भी ये कोई ऐसी खबर सामने रखते हैं, बात है कि ये लोग तो अपना दायित्व समझेंगे नहीं, क्योंकि ये किसी और की ड्यूटी बजा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बेहद कम शब्दों में, आप वर्षों तक चूंकि इस देश के बड़े बड़े चैनलों में काम कर चुके हैं, लंबा अनुभव, भीतर की चीजों को आपने अपनी आंखों से देखा है और बहुत लंबा चौड़ा आपका एनालिसिस है, उसमें कोई संदेह नहीं है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आप देश की जनता से क्या कहना चाहते हैं कि जनता इन चीजों को कैसे संभाले और कैसे अपने आप को इसमें लोकतांत्रिक बनाए? जनता के लिए सबसे जरूरी है कि जनता अब भरोसा छोड़ दे।
ये बड़ी अजीब बात सुनने में लगती है, लेकिन मैं ये लगातार कह रहा हूँ कि अखबारों में क्या है, ट्रस्ट सबसे बड़ा होता है ना, कि छपे हुए अक्षर का विश्वास, भरोसा। जी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एकदम पीक पर होने के बावजूद अखबार अभी भी घर-घर में पढ़े जाते हैं। इसका मतलब भारत का जनमानस अखबारों पर भरोसा करता था। अब मैं बात कह रहा हूँ, बड़े दावे के साथ, बड़े दायित्व के साथ कह रहा हूँ, और मैं लगातार इस बात को साबित भी करता रहा हूँ कि अखबार कैसे गलत चीज़ें परोस रहे हैं। अखबार के साथ अब अखबार माइनस भरोसा कर दीजिए, और अखबार माइनस भरोसा कीजिए, और अखबार प्लस विवेक कीजिए। यानी अपने विवेक से पढ़िए, अब भरोसे से मत पढ़िए कि मतलब वो हर चीज़ खबर को नकली संदेह के रूप में देखिए। जी, हाँ, और हर ये चीज़ देखिए को कि वो जो बात कह रहा है, उसका हुँ, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, ये जानना हुँ, बहुत ज़रूरी है। राम जी, माधव का लेख जब मैंने ट्विटर पर उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी, टिप्पणी दी, बहुत से हुँ, लोगों ने उसकी निंदा की, और मैं ये बड़े दुःख के साथ कह रहा हूँ, फिर एक बार दर्शकों को केंद्र में रख कर के कह रहा हूँ कि उसकी आलोचना उन लोगों ने भी की, जो खुद इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिख रहे हैं। हुँ, तो अब वो लेख लिख रहे हैं, उनकी क्या मजबूरी है वो जानें, लेकिन एक दर्शक के तौर पर आपकी तो मजबूरी नहीं है। तो जी, आपको ऐसे लोगों को देखना होगा या सुनना होगा जो इंडियन एक्सप्रेस में नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि वो हुँ, सही बात कह पाएँगे। अब वो जो इंडियन एक्सप्रेस में लिखना आज भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनकी कोई मजबूरी होगी। हम किसी की हुँ, मजबूरी पर नहीं जाते। उनकी अपनी नैतिकता का प्रश्न है, वो जानें। उनका हुँ, अपना संकट है, लेकिन एक नागरिक के तौर पर याद रखिए कि ये देश किसी एक व्यक्ति की बपौती थोड़ी है, कि एक व्यक्ति जी, कोई कह रहा है, एक व्यक्ति कोई लिख रहा है, तो सारा दायित्व हुँ, उसका है, नहीं। ये देश हुँ, सबसे बड़ा उस आम जनता का है, जिसके टैक्स के पैसों पर ये अखबार भी चलते हैं। जी, इस अखबार को जो विज्ञापन मिलता है, सरकार जो विज्ञापन देती है, वो आपके बिल्कुल। कर से ही तो चलता है। वही, बिल्कुल तो मैंने कल इसलिए यही सवाल किया था कि न जाने ये झूठ छपवाने में हाँ, जनता का कितना करोड़ रुपया बर्बाद हो गया है। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल ये झूठ, और चारों तरफ मतलब आप देखें कि इसी से जुड़ी एक बात कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में छतरपुर में इस वक्त केन लिंक बेतवा जो है, नदी जी, परियोजना है, केन नदी परियोजना, नहर परियोजना, उसको लेकर के बड़ा विरोध चल रहा है, सत्याग्रह चल रहा है आदिवासियों का। लेकिन जी, मध्य प्रदेश से इतने धुरंधर अखबार निकलते हैं, सारे हुँ, धुरंधर अखबार निकलते हैं, उनके हुँ, ब्यूरो चीफ हैं। आप जरा मुझे बता दीजिए कि मध्य प्रदेश का एक अखबार आदिवासियों के सत्याग्रह को पहले पन्ने पर खबर दे रहा है, जगह दे रहा है। क्यों वो हुँ, गायब हैं? मुझे लोग वहाँ से फ़ोन करते हैं मध्य प्रदेश होने के नाते, या बताते हैं कि ऐसा चल रहा है। अब हुँ, अखबार चुप हैं, क्योंकि वो योजना किसकी है? वो योजना केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार उसके लिए विज्ञापन देती है, उन्हीं हुँ, अखबारों को विज्ञापन देती है। जो तो चुप है। ये तो ख़ैर उससे जुड़ी हुई बात मैंने हुँ, बताई। जहाँ तक हुँ, इंडियन एक्सप्रेस के साहस की पत्रकारिता की बात है, वो बिल्कुल हुँ, समाप्त हो चुका है। बीच-बीच में जी, इंडियन एक्सप्रेस जो खबरें छापता है, वो केवल इसलिए छापता है ताकि आपको लगता रहे कि वो दरअसल एक खबर की आड़ में 50 खबरें छिपा रहा है। हमने कई ऐसे उदाहरण देखे। आपको याद होगा कि जो बीजेपी के एक नेता हैं बिहार के, मेरे ख्याल से आरके सिंह, तो हुँ, आरके सिंह ने बिल्कुल, कितने बड़े-बड़े आरोप लगाए। बिल्कुल, टेलीविज़न चुनाव से चैनलों पहले। तक टेलीविज़न चैनलों तक में जो है वो उनकी खबरें चल गईं, गलती से ही सही, लेकिन चल जी, गईं। लेकिन वो हुँ, 7 नवंबर की घटना आप देखें कि इंडियन एक्सप्रेस उसको छापता ही नहीं है। ये वो जी, खबर है। हुँ, और इंडियन एक्सप्रेस पर जब सोशल मीडिया पर जब इसकी बड़ी आलोचना होती है, तो इंडियन एक्सप्रेस क्या करता है, हमारे दर्शकों को ध्यान से सुनना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस करता है, हेडिंग में देता है, हुँ, आउट इन द कोल्ड। हुँ, यानी मैं इसका हिंदी रूपांतरण कर दूं इस खबर का। इंडियन एक्सप्रेस जी, ये कहता है कि दरअसल जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं, और हुँ, अब बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, हुँ, और हुँ, कह रहे हुँ, हैं कि बीजेपी उनको पार्टी से निकाल दे। हुँ, इंडियन एक्सप्रेस हजारों करोड़ रुपए के घोटाले की बात, हजारों करोड़ से भी ध्यान रखिए, 62,000 करोड़ का घोटाला था, और जी, बीजेपी के नेता ने लगाया था। हुँ, लेकिन 6 नवंबर को यह खबर भीतर के पन्ने पर छापी गई, और आप हर दिन एक्सप्रेस को ऐसा करते हुए देख सकते हैं। जी, तो जी, ये गज़ब कुछ की हमने खबरबाज़ियाँ। उदाहरण रखे। जी, जी, जी। जी, हुँ। तो ये हमने कुछ उदाहरण रखे, जिससे जी, ये पता चलता है कि जो इंडियन एक्सप्रेस है, वो साहस की पत्रकारिता को 2014 में ही डब्बे में बंद करके उसकी चाबी उसने
गुजरात के किसी बंदरगाह से रवाना कर दी है। वो कहाँ रवाना कर दी है, ये 2 ही 3 लोग जानते होंगे, हम किसी नहीं बड़े भाई जानते। के साथ चला गया होगा। लेकिन हाँ, वो यहाँ तो नहीं है, वो साहस जैसी कोई भी चीज़ हमारे सामने नहीं है, हम सब लोगों के लिए वो नहीं है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपने मीडिया को और वर्तमान व्यवस्था जो चल रही है उसको बहुत अच्छे से लोगों को समझाया। उम्मीद है हमारे दर्शक भी समझे होंगे और भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए दर्शक उस बारे में सोचेंगे भी। बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इतना समय देने के लिए सर। नमस्कार, धन्यवाद।